प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको कार्ल मार्क्स के वर्क संघर्ष के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स एक ऐसा राजनीतिक चिंतक था जिन्होंने अपने संपूर्ण चिंतन में पूंजीपति और श्रमिकों के संबंध के बारे में इतिहास को लिखा है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक व्यवस्था से संपूर्ण इतिहास प्रभावित हुआ है और वो धर्म, जाति, लिंग इनके आधार पर निर्धारित नहीं होता। उनका मत था कि अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा था। उनकी धारणा में वर्ग व्यक्तियों का वह समूह होता है जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिसके साधारण हित एक हो। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समाज में उत्पादन और वितरण पर आधारित दो वर्गों को मानकर चलता है जो अपने विरोधी के हितों के कारण संघर्ष करते रहते हैं। वर्गों के स्वरूप में भले ही अंतर आता रहे, किंतु समाज में एक वर्ग उत्पादन के साधनों जैसे भूमि और पूंजी पर अधिकार रखता है, जिसे हम जमींदार या पूंजीपति कह सकते हैं। दूसरा, इन पर आश्रित रहने वाला और घोर परिश्रमी दूसरा वर्ग के शोषण का लाभ उठाता है और परिश्रमजीवी वर्ग का शोषण करता है। दूसरा वर्ग पर्याप्त परिश्रम करने पर भी जीवन की अनिवार्य आवश्यकता पूरी करने का साधन नहीं जुटा पाता, निरंतर उसका शोषण होता रहता है। इसलिए कार्ल मार्क्स पहले वर्ग को शोषक वर्ग और दूसरे वर्ग को शोषित वर्ग कहा जाता है। अर्थात पूंजीपति वर्ग जिसका संपत्तियों पर, जिसकी पूंजियों पर आधिपत्य होता है, उसको शोषक वर्ग, और जो उनसे वंचित होता है जैसे श्रमिक वर्ग है उसे शोषित वर्ग कहा जाता है। कार्ल मार्क्स आगे लिखते हैं कि पूंजीपति और श्रमिक दोनों एक दूसरे की जरूरत है। अर्थात किसी भी संस्था के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी कंपनी के लिए पूंजीपति का होना और श्रमिक का होना दोनों ही आवश्यक है और दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरे करते हैं। लेकिन उनके हित परस्पर विरोधी होती है। पूंजीपति कम से कम मजदूरी देना चाहता है जिससे उसे अधिकाधिक लाभ हो। मजदूर अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है जिससे उसको लाभ हो। अतः हितों के विरोध के कारण इन दोनों में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है और यही वर्ग संघर्ष की बुनियादी नींव है और ये वर्ग संघर्ष हमेशा चलता रहता है। अर्थात पूंजीपति और श्रमिक एक दूसरे की आवश्यकता है, लेकिन उनके हित एक दूसरे से विपरीत हैं। पूंजीपति कम पैसा देना चाहता है और अधिक मजदूरी कराना चाहता है, जबकि श्रमिक श्रम के बदले में अधिक तनख्वाह लेना चाहता है और श्रम आवश्यकता अनुसार कम करना चाहता है। अर्थात एक दूसरे के विरोधी होने के कारण भी एक दूसरे के प्रति आवश्यक है। कार्ल मार्क्स आगे लिखता है कि पूंजीपति अपनी पूंजीवादी व्यवस्था का बचाए रखना चाहते हैं, जबकि श्रमिक वर्ग उस पूंजीवादी व्यवस्था में ही अपना हित समझते हैं, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हितों के लिए श्रमिक के बदले में श्रम प्राप्त करना चाहता है। पूंजीवादी व्यवस्था में स्वयं अपने ही विनाश के बीज निहित हैं। पूंजीपति अधिक उत्पादन में विश्वास करते हैं, जिसके परिणाम थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में धन का एकत्रित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों की संख्या में निरंतर कमी और श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती है। पूंजीपति अपने आर्थिक लाभों के कारण एक स्थान पर अनेक उद्योगों की स्थापना में विश्वास करते हैं। उद्योगों के इस स्थायीकरण के कारण श्रमिकों में वर्ग चेतना का निरंतर विकास होता रहता है। उनमें एकता उत्पन्न होती है। उनके आधार पर वे पूंजीपतियों का मुकाबला करने में सफल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगों में उत्पादन की मात्रा अधिक बढ़ जाने के कारण उनकी खपत के लिए
दूसरे देशों में मंडियां खोजी जाती है और विकसित पूंजीपति देशों के पूंजीपति दूसरे देशों में भी अपनी पूंजी लगाते हैं और इस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का रूप धारण कर लेती है। पूंजीवादी व्यवस्था का एक परिणाम बार बार आर्थिक संकटों की उत्पत्ति होना भी है, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों की स्थिति असुरक्षित हो जाती है और सभी देशों के श्रमिक समान रूप से पूंजीवाद का शोषण अत्याचारों से पीड़ित होते हैं। अतः श्रमिक आंदोलन बहुत अधिक सुसंगठित हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लेता है। पूंजीवाद इस सुसंगठित श्रमिक आंदोलन के सामने टिक नहीं सकता और इस प्रकार पूंजीवाद स्वयं अपने असंभाव विनाश की कारण बन जाता है। श्रमिक पूंजीपतियों से पूंजी और उनके सहायक वर्ग से सत्ता छीन लेने के उपरांत सर्वहारा वर्ग का अधिनायक स्थापित हो जाता है, जिसमें सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार लेंगे और अपनी योग्यता के अनुसार उस व्यवस्था में वो अपना कार्य करेंगे। अर्थात कार्ल मार्क्स कहता है कि इतिहास में हमेशा पूंजीवादी व्यवस्था में एक वर्ग शोषक होता है, दूसरा शोषित होता है और दोनों वर्गों में एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के विचारों से मेल नहीं खाते। लेकिन ये दोनों की आवश्यकताएं हैं, क्योंकि श्रमिकों को पूंजीवादी व्यवस्था पसंद थी क्योंकि उनकी आवश्यकताएं पूरी होती है, जो दूसरी ओर पूंजीवाद को बढ़ाने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है एक समय ऐसा आएगा कि ये पूंजीवादी व्यवस्था में बहुत कम से लोग धीरे धीरे संपत्ति का एकत्रीकरण होकर श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी और पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों की संख्या घटेगी और यह अंतर्राष्ट्रीय रूप में एक जगह स्थापित हो जाएगा। उसके बाद में श्रमिक है वो पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष करेंगे, क्रांति करेंगे और क्रांति के फलस्वरूप वह उनकी सत्ता अर्थात उनकी पूंजी को हथिया लेंगे और संपूर्ण समाज पर, संपूर्ण राज्य पर सर्वहारा मतलब श्रमिकों का अधिनायक हो जाएगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को बहुत ही सुंदर ढंग से स्थापित किया, लेकिन उसके बाद में भी उसकी कुछ आलोचनाएं यहाँ की जा सकती है। पहली आलोचना है, उन्होंने संपूर्ण इतिहास को वर्ग संघर्ष का इतिहास बताया, लेकिन इतिहास में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग इसका भी महत्व रहा। वो कहता है कि समाज में दो ही वर्ग रहे हैं, जबकि एक तीसरा बुद्धिजीवी वर्ग जिसको मध्यम वर्ग कहते हैं उनको उन्होंने कोई तरहीज नहीं दी, कोई महत्व नहीं दिया। इसी आधार पर वो कहता है कि समाज में अर्थ के आधार पर दो वर्ग हैं, जबकि समाज में अन्य वर्ग भी है, जैसे जाति, धर्म, भाषा, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, योग्यता के आधार पर भी वर्गों में बांटा जा सकता है। वो कहता है श्रमिक वर्ग क्रांति करेगा, लेकिन आज तक के इतिहास में हम देखने से ये पता चलता है श्रमिक वर्ग इतना योग्य नहीं होता कि वो क्रांति कर सके, इसलिए उस क्रांति का नेतृत्व केवल बुद्धिजीवी ही वर्ग कर सकता है, जिसका कार्ल मार्क्स ने कहीं भी जिक्र नहीं किया। वो कहता है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा, लेकिन धर्म और भूमि और मानवीय भावनाओं के कारण भी संघर्ष हुए हैं, इसलिए ये इतिहास केवल वर्ग संघर्षों का इतिहास न होकर सभी तरह को इतिहासों का संघर्ष रहा है, जिसमें प्रेम, भावना और अन्य तत्व भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत दिया उसकी कुछ आलोचनाएं हो सकती है, लेकिन मूल रूप से कार्ल मार्क्स ने जो अपने वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने दो वर्गों के संघर्ष को एक दूसरे की आवश्यकता और एक दूसरे के विरोध होने के कारण भी इस संघर्ष को अंतिम अवस्था तक पहुंचाते हुए सर्वहारा वर्ग के अधिनायक स्थापित करने की कोशिश की। जय हिंद, जय भारत।